गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले लेसन में कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, ठीक है ना। ये आप जानते हैं कि जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है ना। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कोशिका जो है उस शरीर की क्रियात्मक, संरचनात्मक तथा आनुवंशिक इकाई होती है, ठीक है ना। और कोशिकाएं निरंतर विभाजित भी होती है, ठीक है ना। तो उसी के संदर्भ में अगला लेसन है ऊतक, ठीक है बच्चों। तो ऊतक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है ना। और शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है, ठीक है ना। कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं, ठीक है। कोशिका जीवधारियों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जनन होता है और बहुकोशिकीय जीवधारियों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि तथा शरीर निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। कोशिकाएं संगठित होकर क्रमशः, ठीक है ना, क्रमशः ऊतक बनाते हैं, यानी कि कई ढेर सारे ऊतक मिल करके ऊतक तंत्र बनाते हैं। जब कई ऊतक तंत्र मिल जाते हैं तो अंग बनाते हैं, ठीक है ना। और जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो विभिन्न अंग तंत्र मिल करके एक शरीर का निर्माण होता है, यानी कि एक जीव का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होते हैं उसको ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया ऊतक किसे कहते हैं। अब है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोशिका भी दोनों में अलग अलग होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है। उसी तरह से क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक के बने होते हैं? तो नहीं, अलग अलग ऊतक के बने। जीवों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। पादप और जंतुओं की संरचना और कार्य के संदर्भ में इनके ऊतक की आवश्यकताओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि में स्थिर रहते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि में स्थिर रहते हैं, अर्थात वह स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। इस कार्य और गुण की दक्षता प्रदान करने के लिए पौधों के अधिकांश ऊतक उन्हें स्थिर रहने में सहयोग प्रदान करने वाले, यानी कि सहारा प्रदान करने वाले होते हैं, ठीक है ना। यह उन्हें संरचनात्मक दृढ़ता व शक्ति प्रदान करते हैं। इनमें से अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। जीव के शरीर में मृत कोशिकाएं की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं के समान ही यांत्रिक दृढ़ता सहजता से प्रदान करते हैं, ठीक है। ऊतकों, देखिए, ऊतकों जीवों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता करते हैं। सभी पादपों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। आप पिछले क्लासेस में भी जान चुके हैं कि जितने भी पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। अतः पोषण में विविध प्रकार के ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती। जंतुओं में भोजन के अंतःग्रहण, पाचन और शोषण आदि जैसे विविध कार्यों की संपन्न हेतु ऊतक आवश्यकता भी भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है ना। पादप ऊतक कम जटिल होता है तथा जंतु ऊतक अधिक जटिल प्रकार के होते हैं, ठीक है। अतः पादप ऊतक अचल जीव, स्वपोषी व समष्टिकृत वृद्धि की आवश्यकता पूर्ति के लिए यांत्रिक सहारे, सुरक्षा, परिवहन, ठीक है, हेतु तथा स्थानीय विभज्योतक व अविभज्योतकशील अस्थायी ऊतक के रूप में विशिष्टीकृत होते हैं, ठीक है ना। जो पौधे होते हैं वह स्वपोषित होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहा गया है, ठीक है ना। और जो जीव हैं वो परपोषी हैं, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो उनके शरीर के अंदर कई तरह से कार्य होते हैं। जंतु ऊतक सक्रिय चलन, ठीक है, क्योंकि वो गति करते हैं
संवेदना ग्रहण व अनुक्रिया प्रदर्शन, अधिक ऊर्जा की मांग व विस्तृत वृद्धि हेतु विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है ना। अब हम पादपों व जंतुओं की संरचना व कार्य के अंतर को उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब है पादप ऊतक, क्योंकि दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक, यानी कि पौधों के ऊतक किस प्रकार बने होते हैं। पादप ऊतकों की वर्गीकरण। पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है विभज्योतक ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। ठीक है ना। ये विभज्योतक ऊतक जो है वो विभाजनशील कोशिकाओं से बना होता है, हमेशा विभाजित होता है, पौधों के लंबाई में मोटाई में हमेशा वृद्धि करता रहता है। ठीक है ना। और अस्थाई है, ये विभज्योतक ऊतक के विभिन्न प्रकार से ही अस्थाई ऊतक का ये जन्म होता है इसका। ठीक है। अब विभज्योतक ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्वीय ऊतक और अंतर्वेशित ऊतक। ठीक है ना। शीर्षस्थ, यह पौधों की शाखाओं के ऊपर पाए जाते हैं तथा मूल जड़ों में पाया जाता है, शीर्षस्थ ऊतक। ठीक है। दूसरा है पार्श्वी। ठीक है। पार्श्वी का मतलब होता है ये तने और जड़ों के पार्श्व भागों में, यानी कि उसके बगल के भागों से ये वृद्धि करते हैं, इसलिए इनका नाम है पार्श्वी ऊतक। ठीक है। और तीसरा है अंतर्वेशित ऊतक। अंतर्वेशित ऊतक में क्या होता है, हर पौधे के जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, एक पत्ती के निकलने से दूसरे पत्ती के निकलने की बीच को नोड कहते हैं, जहाँ गांठें पड़ी रहती हैं, और दोनों की बीच की दूरी को पर्व संधि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये अंतर्वेशित पर्व तथा पर्व संधियों पे पाए जाते हैं और यहीं से नई शाखाएं निकलती हैं और वृद्धि करती हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका विभज्योतक ऊतक। इसकी संरचना देखिए, शीर्षस्थ की संरचना जो होती है, इनकी कोशिकाओं की संरचना होती है ऐसे, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। और इसके सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सघन कोशि एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, उसको कहते हैं सघन कोशिका द्रव्य। ठीक है ना। इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती, यानी कि खाली जगह नहीं पाए जाते हैं, और इनके कोशिकाओं, एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, यानी कि खाली स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। अंतर, ये पार्श्व, ये इसका हो गया, शीर्षस्थ का हो गया। ठीक है। उसी तरह से देखिए अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है ना। सरल अस्थायी ऊतक एक प्रकार की कोशिका का बना होता है। ठीक है ना। और जटिल जो होता है वह एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बना होता है। ठीक है। अब सरल अस्थायी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना। कॉलेनकाइमा की ऊतक की आकार गोल या अंडाकार होता है। ठीक है ना। गोल और अंडाकार ये ऊतक हम कहाँ पाए जाते हैं पौधों के, जैसे हम लोग सेव खाते हैं। ठीक है बच्चों, जो सेव का गुदा होता है वो पेरेनकाइमा होता है। ठीक है। यानी कि पेरेनकाइमा में खाद्य पदार्थ का संचय होता है। ठीक है ना। दूसरा है कॉलेनकाइमा। ठीक है ना। ये तने और पत्तियों में पाए जाते हैं। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ये जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है ना। संवहन ऊतक में यांत्रिक शक्ति का प्रदान करती है। ठीक है। ये तो हो गया सरल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक का दूसरा भाग है जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है ना। यह एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना। ये दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम को पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो भोजन बनता है, पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है। ठीक है ना। तो उसमें दो चीज़ होता है, जाइलम का काम क्या है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधों के जड़ों द्वारा खनिज और जल अवशोषित करके
पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है, ठीक है ना। और जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बन जाता है उसका कार्य फ्लोएम करता है। उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो इसका वर्गीकरण हो गया, पादप उदक का वर्गीकरण हो गया, ठीक है बच्चों। अब है विभज्योतक के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। विभाजनशील कोशिकाओं से ये बना होता है। जो विभज्योतक ऊतक है अभी हमने बताया, ठीक है ना। विभज्योतक ऊतक होता है वो विभाजनशील कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है ना। शीर्षस्थ ये है मुख्य शाखाओं के शीर्ष और मूल के शीर्ष पर पाए जाते हैं। दूसरा है पार्श्विक, जो अभी हमने बताया था, ठीक है ना। पार्श्विक यह तने और जड़ के, ठीक है, मूल के पार्श्व भागों में पाया जाता है, अक्ष के पार्श्व भागों में पाया जाता है। यह पर्वों पर, यह पर्व संधियों के दोनों ओर स्थित होता है, ठीक है। जटिल ऊतक जो हमने अभी बताया कि जटिल अस्थायी ऊतक में क्या होता है, समान उत्पत्ति व कार्य वाली एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना अस्थायी ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। पौधों में जटिल अस्थायी ऊतक संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं जो जल व खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के परिवहन से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। अब हमको जानना है जाइलम, ठीक है ना। जाइलम क्या है, यह संवहनी ऊतक है। पहले ही बता चुके हैं ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये संवहनी ऊतक है, ठीक है ना। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, ठीक है। पहला है वाहिनिका, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर, ठीक है ना। अब जाइलम के क्या कार्य है, ठीक है ना। जल व खनिज लवणों का परिवहन, ठीक है, या रसारोहण जाइलम के जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है ना। जाइलम पादपों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है, ठीक है ना। अब दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम यह भी संवहनी ऊतक है, यह जीवित ऊतक है, ठीक है ना। इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब इसका क्या कार्य है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, पत्तियों द्वारा बनाए गए, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ पादपों का पौधों के विभिन्न भागों के ऊपर से नीचे की ओर पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पादप ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब थोड़ा सा नाम कठिन है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना। एक बार फिर बता देते, पादप ऊतक 2 भागों में बांटा गया है, विभज्योतक ऊतक, अस्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक भी 3 भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्वीय ऊतक, अंतर्वेशित ऊतक, ठीक है। उसी तरह से अस्थायी ऊतक 2 भागों में बांटा गया है, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है ना। सरल ऊतक भी 3 भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा ऊतक, कोलेनकाइमा अस्थायी ऊतक और स्क्लेरेनकाइमा अस्थायी ऊतक, ठीक है। उसी तरह से जटिल ऊतक भी 2 भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को संवहनी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पादप ऊतक के बारे में जाना है, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।